किसी देश, किसी राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जाए। अगर मैं कहूँ कि भारत या जर्मनी की एक तस्वीर बनाओ तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोग शायद एक नक्शा सोचेंगे या फिर झंडा? बिल्कुल। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में जब देश का आइडिया ही नया नया बन रहा था, तब कलाकारों ने एक अलग ही तरीका निकाला। उन्होंने देशों को इंसानी रूप दिया। हाँ, खास तौर पर एक महिला का रूप। और आज हम इसी दिलचस्प सब्जेक्ट की गहराई में उतरेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि आखिर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे राष्ट्र को एक इंसान, एक एलेगोरी के तौर पर दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल। और हम दो सबसे मशहूर उदाहरणों को समझेंगे, फ्रांस की मैरियान और जर्मनी की जर्मेनिया। और ये भी समझेंगे कि उनकी तस्वीरों में पूरे देश की उम्मीदें, डर और एम्बिशंस कैसे छिपे थे। चलिए तो फिर इस बात की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये एलेगोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक देश को इंसान बनाने की जरूरत ही क्या थी? किसी राजा या नक्शे से जुड़ा महसूस करना शायद मुश्किल हो, पर एक इंसानी चेहरा वो एक अलग कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। यहीं पर एलेगरी का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, यानी ऐसी चीज जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे आजादी, इंसाफ या राष्ट्र, उसे किसी इंसान या चीज के जरिए दिखाते हैं। इसका एक लिटरल मतलब होता है और एक सिंबॉलिक मतलब होता है। जैसे इंसाफ की देवी। एग्जैक्टली, जिनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है और हाथ में तराजू होता है। मतलब आंखों पर पट्टी इसलिए कि इंसाफ अंधा होता है और तराजू सबूत तौलने के लिए। सही। तो एक आइडिया को एक पर्सोना दे दी, इससे वो आइडिया ज्यादा रिलेटेबल और कॉन्क्रीट बन जाता है, जिसे लोग आसानी से समझ सके। हाँ, और सिर्फ रिलेटेबल ही नहीं बल्कि इमोशनल भी बनाता है। सोचिए 18वीं और 19वीं सदी में ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। सही बात है। उनके लिए लंबे चौड़े भाषण या किताबें समझना मुश्किल था, लेकिन एक तस्वीर, एक मूर्ति, वो हजारों शब्दों का काम कर जाती थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो चलिए अपनी पहली केस स्टडी पर चलते हैं, फ्रांस की मैरियन। हाँ। सोर्स बताता है कि ये कोई असली रानी या देवी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही आम क्रिश्चियन नाम था। बिल्कुल। और ये चुनाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हाँ, ये एक बहुत सोचा समझा, एक रैडिकल कदम था। फ्रांस में अभी अभी राजशाही को उखाड़ फेंका था। वो किसी रानी को अपना चेहरा नहीं बना सकते थे। तो मैरियन नाम चुनकर उन्होंने ये मैसेज दिया कि ये लोगों का राष्ट्र है। द रिपब्लिक ऑफ द पीपल। हाँ, ये आम आदमी का, आम औरत का फ्रांस है। और उसकी पहचान भी उन्हीं चीजों से बनी जो फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक थे, जैसे वो लाल टोपी। उसकी क्या कहानी? वो लाल टोपी, जिसे फ्रीजियन कैप कहते हैं, प्राचीन रोम में आजाद हुए गुलाम पहनते थे। अच्छा, तो ये गुलामी से आजादी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई। जब मैरियन ने वो टोपी पहनी तो ये ऐलान था कि फ्रांस अब राजा की गुलामी से आजाद है। और उसके साथ तिरंगा झंडा। हाँ, ये सब मिलकर गणतंत्र मतलब रिपब्लिक के मूल्यों की एक मजबूत याद दिलाते थे। और सोर्स में ये भी बताया गया है कि मैरियन का इस्तेमाल बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से किया गया। उनकी मूर्तियां पब्लिक चौराहों पर लगाई गईं, सिक्कों पर उनकी तस्वीर छापी गई। और 1850 के डाक टिकट पर भी। हाँ, ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये तो एक पॉलिटिकल कैंपेन जैसा लगता है। ये बिल्कुल एक कैंपेन ही था। सोचकर देखिए, हर रोज जब कोई बाजार में सिक्का इस्तेमाल कर रहा है या किसी को चिट्ठी भेज रहा है, तो उसे मैरियन का चेहरा दिख रहा है। ये नेशनल यूनिटी का एक कांस्टेंट रिमाइंडर था, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। ये नए नवेले रिपब्लिक को लोगों के दिलो दिमाग में बसाने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका था। बिल्कुल। तो फ्रांस ने तो अपनी मैरियान के जरिए गणतंत्र की एक मजबूत तस्वीर बना ली थी, लेकिन पड़ोस में जर्मनी की कहानी बिल्कुल अलग थी। हाँ, बिल्कुल अलग। वहां तो एक राष्ट्र बनने की स्ट्रगल ही चल रही थी, और उनकी जर्मनिया का चेहरा इसी उथल पुथल को दिखाता है। हाँ, जर्मनी उस वक्त कोई एक देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों का एक कलेक्शन था। तो जर्मनिया किसी बने बनाए देश का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक बनने वाले देश की उम्मीद थी। अच्छा। इसीलिए उसके प्रतीकों में जर्मन संस्कृति और इतिहास की गहरी छाप है। जैसे कि उसके सिर पर बलूत के पत्तों का मुकुट, सोर्स में लिखा है कि ओक लीव्स वीरता यानी हीरोइज्म का प्रतीक है। हाँ, जर्मन कल्चर में बलूत के पेड़ को हमेशा से स्ट्रेंथ और हीरोइज्म से जोड़ा गया है। तो ये मुकुट जर्मनिया को एक वीर साहसी चरित्र के रूप में दिखाता है। बिल्कुल, ये एक तरह से जर्मन लोगों को कॉल टू एक्शन था कि उन्हें भी वीर बनना है। चलिए अब फिलिप वाइट की 1848 वाली पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं। हाँ। इसमें जर्मनिया बहुत शान से खड़ी है और उसके हाथ में एक तिरंगा झंडा है, काला, लाल और सुनहरा। ये झंडा तो उदारवादियों का है,
जिन्हें उस वक्त के राजा पसंद नहीं करते थे। तो क्या ये पेंटिंग एक उम्मीद थी या एक तरह का पॉलिटिकल रिबेलियन? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये दोनों थी। अच्छा। 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर में एक संसद बुलाई गई थी। इसमें पूरे जर्मनी से लिबरल नेशनलिस्ट इकट्ठा हुए थे, जो एक लोकतांत्रिक और मुत्तहिद जर्मनी का संविधान बनाना चाहते थे। एग्जैक्टली। ये पेंटिंग उसी संसद के लिए बनाई गई थी। तो एक तरफ ये उस नए लोकतांत्रिक जर्मनी की उम्मीद का प्रतीक थी। हाँ, उसके पीछे वो उगते सूरज की किरणें। हाँ, जो एक नए युग की शुरुआत का सिंबल है। और रिबेलियन वाला एंगल? रिबेलियन वाला एंगल ये है कि ये झंडा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आइडिया उस वक्त के राजाओं के खिलाफ था। तो इस पेंटिंग को संसद में लगाना एक तरह का ऐलान था कि अब लोगों की चलेगी, राजाओं की नहीं। बिल्कुल। आप उसके पैरों के पास टूटी हुई बेड़ियां भी देख सकते हैं। हाँ, जो राजशाही की तानाशाही से आजादी का प्रतीक है। तो ये जर्मनिया एक शांतिपूर्ण क्रांति की उम्मीद थी। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। और इसका असर हमें अगली पेंटिंग में साफ दिखता है। जूलियस ह्यूबनर की 1850 की पेंटिंग द फॉलन जर्मेनिया, गिरी हुई जर्मेनिया। ये तो बिल्कुल ही अलग है। इसमें वो जमीन पर गिरी हुई है, निराश, उदास। हाँ, क्योंकि 1849 तक वो फ्रैंकफर्ट संसद फेल हो चुकी थी। अच्छा। राजाओं ने उस संविधान को मानने से इनकार कर दिया और सेना भेजकर उस आंदोलन को कुचल दिया। तो ये पेंटिंग उसी टूटी हुई उम्मीद की कहानी है। बिल्कुल। ये उस नेशनल डिसअपॉइंटमेंट का एक बहुत पावरफुल विजुअल है। अब देखिए, जो मुकुट और झंडा पहले गर्व के प्रतीक थे, वो अब उसके साथ जमीन पर बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये राष्ट्र की हारी हुई उम्मीदों का प्रतीक है। ये तो कमाल की बात है कि सिर्फ 2 साल के अंदर नेशनल सिंबल का मिजाज होप से सीधे डिस्पेयर पर आ गया। कला किस तरह पॉलिटिक्स का आईना बन जाती है। और फिर 10 साल बाद 1860 में एक और पेंटिंग आती है, लॉरेंस क्लासन की जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। इसमें तो जर्मेनिया का रूप बिल्कुल ही अलग है। वो निराश नहीं बल्कि गुस्से में है, एक योद्धा की तरह। बिल्कुल। 1860 तक जर्मनी में माहौल फिर बदल चुका था। लिबरल नेशनलिज्म की जगह एक ज्यादा आक्रामक मिलिट्री वाली नेशनलिज्म ने ले ली थी, जिसे प्रशिया लीड कर रहा था। हाँ, ये जर्मेनिया अब उम्मीद या निराशा की बात नहीं कर रही। ये एक रक्षक है, एक वॉरियर है, जो राइन नदी पर जर्मन सीमा की रक्षा के लिए खड़ी है। सही। उसके हाथ में तलवार है, उसने कवच पहना हुआ है जिस पर जर्मन साम्राज्य का प्रतीक वो चील बनी हुई है, जो ताकत का सिंबल है। उसका पूरा पोस्चर, उसकी नजर, सब बहुत डिफाइंड है। हाँ, और उसकी तलवार पे साफ साफ लिखा है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। ये एक डायरेक्ट पॉलिटिकल मैसेज है, खासकर फ्रांस को, कि जर्मनी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार है। हाँ, यहाँ सिर्फ लड़ाई की तैयारी है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ 12 साल के अंदर जर्मेनिया का रूप उम्मीद से निराशा और फिर आक्रामकता में बदल गया, जो जर्मनी के बदलते पॉलिटिकल मूड को परफेक्टली कैप्चर करता है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये तो एक नई विजुअल लैंग्वेज सीखने जैसा है। हाँ, चलिए इसे जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। टूटी हुई बेड़ियां, आजादी मिलना, बीइंग फ्रीड, और कवच पर चील, जर्मन साम्राज्य की ताकत, स्ट्रेंथ, बलूत के पत्तों का मुकुट, वीरता, हीरोइज्म, और तलवार, लड़ाई के लिए तत्परता, रेडीनेस टू फाइट। लेकिन तलवार पे लिपटी जैतून की डाली भी है। हाँ, उसका मतलब है शांति की चाह, विलिंगनेस टू मेक पीस। ये दिलचस्प है, लड़ने को तैयार पर शांति भी चाहिए। सही। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, 1848 के उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, और उगते सूरज की किरण। एक नए युग की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। कमाल है, एक तस्वीर में कितने सारे छिपे हैं। आप सिर्फ एक महिला को नहीं देखते, आप एक पूरे देश की कहानी और उसकी उम्मीदों को देखते हैं। बिल्कुल। तो एक राष्ट्र को चेहरा देना, लोगों में एकता और साझा पहचान की भावना पैदा करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था, है ना? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं थी, ये पॉलिटिकल बयान थे। और इन्होंने आजादी, एकता, ताकत, यहाँ तक कि निराशा जैसे मुश्किल विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। हाँ, जिनमें से कई शायद पढ़ लिख भी नहीं सकते थे। ये एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज थी जिसे हर कोई समझ सकता था। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये राष्ट्र के कैरेक्टर का एक्सरे थी। क्या खूब कहा है। फ्रांस की मैरियान एक स्टेबल, कॉन्फिडेंट रिपब्लिक का चेहरा थी, वहीं जर्मनी की जर्मनिया एक अनस्टेबल, संघर्ष कर रहे राष्ट्र का आईना थी। एग्जैक्टली। एक का चेहरा पहचान बना रहा था, दूसरे का चेहरा पहचान खोज रहा था। वाह। मरियान एक डेस्टिनेशन थी जो हासिल हो चुकी थी, जर्मनिया एक जर्नी थी, एक मंजिल की तलाश। इसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया रे। ये एलिगोरी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। नहीं,
ये हमें सिखाती हैं कि राष्ट्र की कल्पना कैसे की जाती है और कैसे उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। और यहीं से आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। हाँ, ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। 19वीं सदी में तो उन्होंने महिला का रूप दिया। आज की दुनिया में हम अपने राष्ट्र की कल्पना कैसे करते हैं? जब हम भारत सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? क्या एक नक्शे की तस्वीर आती है या तिरंगे की? या फिर किसी ऐतिहासिक हस्ती, किसी फिल्मी सितारे या किसी खिलाड़ी का चेहरा आता है? हमारे मन में आज कौन सी तस्वीर उभरती है और वो तस्वीर हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारी आज की सोच के बारे में क्या बताती है?